नमस्कार मित्रों, आप सभी का BHU पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम BHU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ लेके आए हैं। इस सीरीज़ के कुल 5 वीडियोस होंगे, जिनमें से आज यह पहला वीडियो है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यह सीरीज़ बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी। ये वीडियो सीरीज़ LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 27 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। हाँ, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरी देखें, मतलब पूरी तरीके से देखें और बिल्कुल तन्मयता के साथ देखें। आप बिल्कुल अपने परीक्षा में ज़रूर लाभान्वित हों। तो चलिए हम इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Who presides over the joint session of the two houses of Indian Parliament? हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और जानते हैं कि यानी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यह तो हमें पता चल गया कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लेकिन अब अगर हमसे प्रश्न यह पूछ दे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, यानी बुलाता कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति जी होंगे। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन है, ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। देखिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को हम नहीं देखेंगे, यहाँ ऑप्शंस उतने क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वर्तमान में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में उसका विस्तार है। ठीक है, और देखिए अगर सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि अगर टाइगर्स यानी कि बाघों की जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ करीब 200 के आसपास टाइगर हैं, यानी कि बाघ हैं, और वह जो है भारत देश में सबसे ज़्यादा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। राइट टू वोट इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में वोट देने का अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए तो यह किस पर आधारित है, आप सभी जानते भी हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर। ठीक है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बीजक। ठीक है, निम्न में से कौन बीजक से संबंधित है। तो देखिए कबीर जी संबंधित हैं। ठीक है, कौन संबंधित है, कबीर जी। और कबीर के बारे में आप विशेष जान लीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और कबीर की कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे साखी है, शबद है, रामायणी है, बीजक आप यहाँ देख ही चुके हैं। तो ठीक है, आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज नॉट फाउंडेड बाई फिरोज शाह। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्न में से या निम्नलिखित नगरों में से किसे फिरोज शाह ने स्थापित नहीं किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, अकबर ने। और कब की थी, तो 1569 ईस्वी में। और देखिए फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। वह कब की थी, 14वीं शताब्दी में। जौनपुर की स्थापना कब की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में की थी, लेकिन उसका फिक्स्ड ईयर है 1359 यानी 1359 में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन द वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि पेंसिलिन बहुतायत से प्रयोग किए जाने वाला एंटीबायोटिक निर्मित किया जाता है, तो यह किससे निर्मित किया था, यह फंगस से निर्मित किया था। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। देखिए अब पेंसिलिन के बारे में मैं बता दूं तो पेंसिलिन की यानी खोज किसने की थी। ठीक है, तो वह की थी 1942 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे याद रखेंगे। और हिंदी में फंगस को क्या कहते हैं, फफूंद। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए हमारा आज का अगला प्रश्न है, नेशनल वोटर्स डे इज़ ऑन। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि किस तिथि को है। देखिए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को है। ठीक है, 25 जनवरी। अब देखिए एक कार्ड इसके पीछे है कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया था। देखिए इसके पीछे तथ्य यह है कि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी।
इस कार्ड जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे याद रखेंगे। 26 जनवरी को आप जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 24 दिसंबर की, तो 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर्स डे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और अगर हम इसी से संबंधित कोई तथ्य बात कर लें 25 से एक दिन पहले, 25 जनवरी से एक दिन पहले 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को क्या मनाता है? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ इंडक्टेड अ हाई स्पीड पेट्रोलिंग शिप। अब देखिए, भारतीय तटरक्षक ने एक अति गतियुक्त गश्ती जहाज सम्मिलित किया है और उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम क्या है? अमोघ, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे याद रखेंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाई। अब हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि गुरुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बहुत चर्चित सिद्धांत है, आप सब जानते होंगे, आप सबने पढ़ा भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन ने, ठीक है। किसने? न्यूटन ने। आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। देखिए, गैलीलियो ने क्या किया था? सोलर सिस्टम की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कॉपरनिकस की, तो कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य जो है वो स्थिर है और पृथ्वी जो उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसे देखते भी रहेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रगति क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज। देखिए, यह क्या है? यह जो है ये ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। क्या है ये? यानी शिकायत निवारण, ये जो एक प्रक्रिया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था? तो अध्यक्ष उस समय कौन था? JB कृपलानी जी। अब एक प्रश्न और आता है कांग्रेस से संबंधित कि कांग्रेस पार्टी के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक चीज़ बता दूं। देखिए, सरोजिनी नायडू आप देख रहे होंगे, यह जो है सरोजिनी नायडू जी भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। इनसे संबंधित एक तथ्य यह भी है, यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो आप इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, बिल्कुल बखूबी जानते हैं आप। और JL नेहरू जी को भी जानते हैं आप कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और तमाम तथ्य आप जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिटेड इंडिया। देखिए, किंग जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो कौन था? हमारा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब देखिए, वह कब आए थे भारत? तो 1903 में भी एक बार भारत आए थे, ठीक है। तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे। जब 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो वहाँ कौन थे वायसराय? हमारे देश के लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन विच डिवाइडेड पंजाब एंड बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सीमा आयोग का अध्यक्ष था जिसने पंजाब एवं बंगाल का विभाजन किया था? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। और ये कब हुआ था? जून 1947 में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यह बाउंड्री बनी हुई थी, ठीक है, बाउंड्री कमीशन बना हुआ था जून 1947 में। वंस अपॉइंटेड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्व टिल दे अटेन द एजेस ऑफ। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक बार नियुक्ति के बाद वो न्यायालय में कितनी उम्र तक जो है सेवा देते हैं? तो कितनी उम्र तक देते हैं? वह जो देते हैं वो 65 वर्ष तक देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो 62 वर्ष तक देते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। और देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, इसके पहले के प्रश्न में कुछ ये थे लॉर्ड P. लॉरेंस और ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ये लॉर्ड माउंटबेटन। इनके बारे में आप भी तथ्य जानते हैं, बहुत से तथ्य हैं। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे भारत देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इस सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन आया था, उसमें भी थे। और ये लॉर्ड P. लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन में भी थे, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंशिएंट ट्रीटीज ऑन लॉ, यानी कि विधि की पुरातन संहिता है। तो ये कौन से हैं? स्मृतिज, ठीक है। कौन से इसमें? स्मृति। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी भारतीय दंड संहिता के ड्राफ्ट से कौन जुड़ा हुआ है?
तो वह हैं लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। कौन है? लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। अब आईपीसी कब आई थी? तो 1860 में, यानी आईपीसी कब आई थी? 1860 में। और यह किसके आधार पर आई थी? तो यह भारत में जो प्रथम कानून आयोग था, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 1834 में बना था, उसी के यह सिफारिश पर आई थी, ठीक है। और वह जो है, जो प्रथम भारत का जो है कानून आयोग था, वह किसके आधार पर बना था? तो वह चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833, यानी 1833 के चार्टर एक्ट्स के आधार पर बना था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज, अंतर्राष्ट्रीय विधि के पिता कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोटियस, ठीक है। ठीक है, इनको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब हम आगे चलते हैं। टू बी एलिजिबल एज प्रेसिडेंट अ कैंडिडेट मस्ट बी, अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य होने हेतु एक व्यक्ति को होना चाहिए, एक व्यक्ति को कम से कम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। कितने वर्ष का होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। अगर वही हम बात करें राज्यसभा के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो होती है 30 वर्ष की। और वही विधानसभा की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष की। और वही हम बात करें लोकसभा की, तो वो भी 25 वर्ष, और विधान परिषद की कितनी है? तो वह 30 वर्ष है, ठीक है। तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक ऑन इंदिरा गांधीज इलेक्शन केस, नेमली द केस दैट सूक इंडिया, इंदिरा गांधी के चुनाव के वाद से संबंधित पुस्तक द केस दैट सूक इंडिया निम्न में से किसने लिखी? ठीक है, ये किसने लिखी थी? प्रशांत भूषण जी ने, ठीक है। वर्तमान में ये बहुत बड़े वकील भी हैं, बहुत ही चर्चे में रहते हैं। बाई विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस हैज़ बीन मेड पनिशेबल, उनसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि अस्पृश्यता का निवारण और इस प्रथा को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दंडनीय बनाया गया है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 सबसेट 4 में क्या है, तो इसमें क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सच एस SC एंड ST, यानी कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, जैसे SC हुई, ST हुई, इन सभी के लिए विशेष प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 15 सबसेट 4 में, ठीक है, यानी कि 15 सबसेट 4 में। और देखिए, अगर हम बात करें कि 15 में क्या है, तो रेस, रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो हमारा कहीं भी क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 16 आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के प्रमुख विधिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भारत का महान्यायवादी होता है, उसे भारत सरकार के प्रमुख विधिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। देखिए, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के न्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस समय? तो के वेणुगोपाल। और एक चीज़ और, भारतीय संविधान में वर्णन कहाँ इनके मिलता है? आर्टिकल 76 में, यानी कि अनुच्छेद 76 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो वह हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। और बाकी सॉलिसिटर जनरल आपसे नहीं पूछता है, अगर आप पूछता भी है तो आप उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, भारत के न्यायालय से जुड़ा मध्यस्थ केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है, तो आप सब बिल्कुल बखूबी जानते हैं यह कहाँ हुआ है स्थापित? तमिलनाडु में, ठीक। और यह कब स्थापित हुआ है? 9 अप्रैल 2005 को, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मिस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोहरा निम्न में से किसका परिणाम होता है? तो किसका परिणाम होता है? कंडेंसेशन का, किसका? घनीकरण का, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल 1975 के दौरान भारतीय विधि परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो बहुत ही चर्चित समय था उस समय, अध्यक्ष कौन थे? हमारे राम जेठमलानी जी, ठीक है। अब देखिए, एक बात और, जस्टिस PN भगवती दिख गया तो उनको इनके बारे में बता दूं कि इन्हें फादर ऑफ PIL इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है, कि भारत में जनहित याचिकाओं का पितामह इन्हें कहा था, ठीक है। किसे कहा था? जस्टिस PN भगवती जी को। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंटी टेरर लेजिस्लेशन इन इंडिया वाज, आतंकवाद के विरुद्ध भारत का प्रथम विधायन था, तो कौन था वो? टाडा। टाडा कब आया था? 1985 में, ठीक है। आप बिल्कुल इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, 1985 में। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नो पर्सन शैल इंगेज इन स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस, दिस रूल हैज़ बीन नोटिफाइड एंड केम इन इफेक्ट ऑन। देखिए, अब हमसे क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि
कोई भी व्यक्ति जो है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा। यह नियम कब अधिसूचित किया गया, वह कब लागू हुआ था, ठीक है। तो यह लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2008 को। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2008 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन डे ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी 28, 2000, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, ठीक है। क्या होगा? बोथ। कौन कौन? जस्टिस YK सबरवाल और जस्टिस रूमा पाल। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसीलिए 50 वर्ष बाद जो है गोल्डन जुबली मनाया गया था सन 2000 में, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हास्टिंग्स, ठीक है। एक बात और देखिए, इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1772 से लेकर 1785 तक, ठीक है। तो हम और बाकी लोगों के बारे में आप जानते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में मैंने आपको बताया कि यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो हम लॉर्ड मैकाले के बारे में जानते हैं, इन्होंने इंग्लिश को शिक्षा के माध्यम बनाने की वकालत की थी, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पोखरण टेस्ट कंडक्टेड। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में से किसमें पोखरण परीक्षण संपादित हुआ था। तो कब संपादित हुआ था? 1974 में, 1974 में, ठीक है। और देखिए इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिपोर्ट देयर एसेट्स टू द चीफ जस्टिस इन। अब देखिए यह पूछ रहा है कि भारत की उच्चतम न्यायालय ने एक प्रस्ताव पारित कर न्यायालय के सभी न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति की रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस वर्ष में की थी? तो यह कब की थी? 1997 में, ठीक है, 1997 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। अब हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का घटक नहीं है। तो कौन घटक नहीं है? WTO, ठीक है। WTO ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 को। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड की राजधानी, ठीक है। तो और आप सब बिल्कुल जानते हैं ये जो महासभा है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये सब क्या है? ये दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA यानी कि न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो हम आगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। रियो समिट 1992 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि रियो समिट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित था? इन्वायरमेंट से, ठीक है। किससे संबंधित था? पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है। और यह कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स वॉज इनेक्टेड इन। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का प्रश्नविंदा किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था। तो यह कब हुआ था? 16 दिसंबर 1966 को हुआ था। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, फंडामेंटल राइट्स रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन। हमारा यह संभवतः अंतिम प्रश्न है आज का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कराची सेशन। कौन सा? कराची अधिवेशन में, ठीक है। और देखिए कराची अधिवेशन मैं बता दूं कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था यह? 1931 में हुआ था। और इससे संबंधित प्रश्न मैं यह बता दूं कि उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सरदार पटेल जी। अब देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स रिजोल्यूशन यानी जो प्रस्ताव जो आया था उसको ड्राफ्ट कौन किया था, उसका मसौदा कौन तैयार किया था? तो वो कौन तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बिल्कुल याद रखेंगे। और हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं आप बिल्कुल इसको भी बताएंगे। तो वहाँ कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और देखिए यह किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। बीच में जो 31 है
यानी कि उसको जो है कानूनी अधिकार भी बना दिया गया है। अनुच्छेद आप उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। 32 से पहले से क्या है जो है हमारा कि संवैधानिक उपचार है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, बिल्कुल आराम से देखेंगे। और ये वीडियोस जो है वो आपके जो एग्ज़ाम है LLB एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आपको कोई भी कमेंट बॉक्स सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।